स्टूडेंट्स, वेलकम टू OL एक्सपर्ट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बैंक पीओ एग्जाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जनरल अवेयरनेस के बारे में। और जनरल अवेयरनेस में भी आपने देखा होगा, अगर हम आपने रिसेंट ईयर के कुछ पेपर्स देखे होंगे या प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे जो कि आपको अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, तो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके का पार्ट भी होता है। तो अभी के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने स्टैटिक जीके पार्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फेमस स्लोगन्स। क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि फेमस पर्सनालिटीज द्वारा दिए गए कुछ स्लोगन्स हैं जो कि हमेशा के लिए कह सकते हैं कि अमर हो गए, है ना। तो कुछ ऐसे ही नारे जो कि प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं, उनके स्लोगन्स, उनके द्वारा कही गई बातें काफ़ी चर्चा में रहती हैं। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपके एग्जाम्स में अक्सर इनका रिपीटिशन होता रहता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे जो फेमस स्लोगन्स हैं, खासकर इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही रिलेटेड हैं, उनके बारे में आज आपसे प्रॉपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाए। लेकिन डिस्कशन होगा हमारा MCQ के फॉर्म में। लेकिन आपको बता दें, हर नारे के पीछे या हर फेमस स्लोगन के पीछे क्या स्टोरी रही है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लंबे समय तक इन चीज़ों को रिटेन कर सकें और जब भी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप तुरंत यानी कि विद इन द सेकेंड्स आंसर क्लिक करके आएँ, क्योंकि आपको पता है कि बैंक एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो हो सकता है कि कई सारी चीज़ें आपको MCQ के फॉर्म में यहाँ पे ना मिले, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन से, क्रिप्स मिशन कब आया था आपका? 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ठीक है, तो चर्चिल ने एक संदेश भेजा था क्रिप्स मिशन के तहत, जिसमें एक तरीके से कहें कि भारतीयों को लुभाने की कोशिश की गई थी कि वो क्या करें कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करें, यानी कि पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ है। और साथ ही साथ इसके लालच में या फिर कहें कि इसके एवज में क्या प्रस्तावना रखी गई थी कि हम आपके लिए क्या करेंगे। इन्होंने बोला, जैसे इसमें 2 मांगे थी INC यानी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में, 28 दिसंबर को। मैंने इसलिए ये आपको बता दिया क्योंकि ये भी एक स्टैटिक जीके है, आपको पता होना चाहिए। 28 दिसंबर 1885 को पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। ठीक है, तो उनकी कुछ जो मांगे थी उसमें से 2 डिमांड्स को स्वीकार किया गया। पहला कि एक तो औपनिवेशिकता की जो बात थी उसके बारे में कि हमें जो है खुद का औपनिवेश चाहिए, हम जो है खुद का अपना स्वराज चाहते हैं, अपनी सोवर्निटी चाहते हैं। तो ऐसा बोला गया कि ठीक है, आपकी अपनी भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, आपकी अपनी सोवर्निटी होगी। और साथ ही साथ नए संविधान के निर्माण की भी बात हुई थी, यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग की या फिर कहें कि उसके फॉर्मेशन की भी बात हुई थी। और इसको एक्सेप्ट भी किया गया था, किसमें? क्रिप्स मिशन में। लेकिन कुछ कमियां भी थी। कुछ कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि क्रिप्स मिशन में ये तो बात लिख दी गई थी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन ये ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी अवधि के लिए, या फिर किस तरीके से रूल होगा, कौन मेन होगा, ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे उस पर नहीं बताई गई थी। तो इसीलिए कुछ जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन को लेकर एक बहुत ही कहें कि हमारे देश की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ रहीं, वहाँ से एक स्टेटमेंट आया क्या कि क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि टूट रहा है। और इसी से रिलेटेड एक और भी स्टेटमेंट आया था कि क्रिप्स मिशन है वो अग्रिम तिथि का चेक है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और वो बैंक तो टूटने वाला है और ये अग्रिम तिथि का चेक है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ठीक है, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर,
एंड डी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे देखिएगा दो स्टेटमेंट जोड़ के हैं, यहाँ पे तो एक ही लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन यहीं पे होती है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही जैसे लगते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिप्स मिशन इज अ बैंक चेक दैट इज बीइंग ब्रोकन, एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि टूट रहा है। ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका बी होगा। अगर यहीं पे लिखा होता कि ये अग्रिम तिथि का चेक है, अग्रिम तिथि का चेक है, तब इसका आंसर होता महात्मा गांधी। अब दोनों ने ही क्रिप्स मिशन के ही बारे में कहा है, ठीक है, लेकिन जो ये बैंक टूटने वाली जो बात है कि ऐसे बैंक का चेक है जो कि टूट रहा है, ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही है। ठीक है, और अग्रिम तिथि का चेक है, ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। ठीक है, बाकी नेहरू जी के बारे में जब हम लोगों ने प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़ा था, तो मैंने आपको प्रॉपर वहाँ पे बताया था कि अब तक के भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। ठीक है, आपके 1947 से लेकर यानी 1947 टू 1964। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, बहुत ही फेमस स्लोगन है आपका और फेमस पर्सनालिटीज भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या है, हु सेड दैट द एज इन द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज caused by rubbing on an ideological stone। अब इसका क्या मतलब है, शायद आप हिंदी में ज्यादा अच्छा समझेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि the edge in the sword of revolution is caused by rubbing on an ideological stone, यानी क्रांति की तलवार में जो धार है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। ये किसने कहा था, काफी इसमें डीप, कहीं की डीप मैसेज है, काफी गूढ़ संदेश यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि क्रांति का मतलब क्या है, जैसे कि कई सालों से या बहुत पहले से या बहुत समय से कोई चीज चली आ रही है, उसको बदलने की जरूरत है, तो उसको बदलने के लिए बहुत बड़ा एक कहीं की सोर्स चाहिए होता है, किसका, मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का। तो वही कहलाती है आपकी कि एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेना है, यानी एक क्रांतिकारी कदम उठाना है। तो क्रांति की तलवार में जो धार है वो ऐसे नहीं लगती, वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। वैचारिक पत्थर पर रगड़ने का मतलब यानी कि आपको मन से और कहीं की पूरी सच्ची लगन और बिल्कुल बिना डरे निडर होकर अपने विचारों को सामने रखना होगा, तभी क्रांति तक आप पहुंच सकते हैं। इसका जो मेन मतलब है, ठीक है, यानी कि जो इसका मेन मोटो है इस स्लोगन का, तो ये किसने दिया था, ए चंद्रशेखर आजाद, बी सैफुद्दीन किचलू, सी राजगुरु, डी भगत सिंह एंड ई नन ऑफ दी अबव। तो ये जो फेमस स्लोगन है आपका कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, ये स्लोगन दिया गया है भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह जी द्वारा। अब एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको और भी बता दें, क्या है, शहीद आजम नाम से किसको जानते हैं, तो शहीद आजम नाम से भी भगत सिंह को जाना जाता है। बाकी भगत सिंह जी के बारे में आपको पता है कि 1931 में इन्हें फांसी दे दी गई थी असेंबली में बम फेंकने के लिए। ठीक है, और इनके साथ और भी कौन थे, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन आखिरी दम तक ये लोग इनकी आखिरी इच्छा भी थी कि जब मैं मरूं तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान हो। तो आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि हंसते हंसते और गाना गाते गाते इन लोगों ने फांसी को स्वीकारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज और भी आपको बता दें कि शहीद दिवस भी मनाते हैं जिस दिन इनकी डेथ हुई, यानी जिस दिन इनको फांसी पर चढ़ाया गया। किस दिन था, 23 मार्च 1931, यानी कि 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया।
अब उस दिन जो है शहीद दिवस भी मनाया जाता है, और एक शहीद दिवस जो है वो गांधी जी की मृत्यु के दिन यानी कि 30 जनवरी को भी मनाते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर कभी आपको इम्पोर्टेंट डेज या कहीं की इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि किस शहीद दिवस की बात हो रही है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माई हेड will prove to be the nail of the casket of the British rule. A blow to the stick on my head will prove to be the nail of the casket of the British rule. इसका क्या मतलब है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये किसने कहा था? एक एक कील का मतलब क्या होता है कि किसी के एंड पे पहुंचना, किसी चीज के खत्म होने पर, कि एक एक कील ठोकने का मतलब है कि वो बिल्कुल समाप्ति की कगार पे है। तो ये स्टेटमेंट किसका था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी? ए, ऑप्शंस देखते हैं, ए मोहम्मद इकबाल, बी लाला लाजपत राय, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी महात्मा गांधी, एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, यानी कि बी। अब इसके पीछे काफी स्टोरी है कि ये स्टेटमेंट क्यों आया। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन अर्लियर दैट हम लोग सारी चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि आपको लंबे समय तक चीजें रिटेन रहे। तो यहाँ पे देखिएगा इस स्टेटमेंट के पीछे स्टोरी ये थी कि 1927 में क्या आया? भारत में एक कमीशन आया। उस कमीशन का क्या नाम है? साइमन कमीशन। आपने मूवीज में भी देखा होगा, कई बार डायलॉग्स में भी सुना होगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ या फिर साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? साइमन कमीशन भारत आया था किसके लिए? भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग के लिए। कब आया था? 1927 में। ठीक है, अब इस कमीशन में 7 लोग थे। कितने लोग? 7 लोग थे। लेकिन एक जो इसमें जो एक गलत चीज हो रही थी वो ये था कि 7 के 7 मेंबर्स कैसे थे? ब्रिटिशर्स थे। कैसे थे? ब्रिटिशर्स, यानी कि सभी के सभी कैसे थे? ब्रिटिश एम्पायर से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यहीं पे बात हुई कि संविधान बन रहा है हमारे देश का, ड्राफ्टिंग हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारे देश का एक भी मेंबर ही नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी में, उस कमीशन में। सारे के सारे विदेशी ही हैं, यानी सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही हैं। तो ये तो गलत है। तो इसी का विरोध हो रहा था कि हमारे देश का संविधान है तो हमारे देश के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। वहां पे लाठी चार्ज करवा दिया था, जिसकी वजह से जो एक लाठी थी वो लाला लाजपत राय जी के सिर पे जाके लगी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज रहे, यानी अस्पताल में रहे। और उसी अस्पताल में रहते हुए ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है, और उसी का बदला लिया था भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक कर। हालांकि फिर 1931 में उसके लिए उन्हें फांसी की सजा भी हुई। तो देखा आपने किस तरीके से चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फेमस स्लोगन्स को अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? On bended knees, I asked for bread and I have received stone instead. Who said this? ये किसने कहा था? हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु उत्तर में पत्थर मिले। ये किसने कहा था? बहुत ही फेमस स्लोगन है। किसका है?
ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस एंड ई नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्यों कहा था उन्होंने कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और उत्तर में पत्थर मिले। ठीक है, इसका रीजन है लॉर्ड इरविन के समय पर क्या हो रहा था, ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, यानी गोलमेज सम्मेलन, जहां पर भारत से भी प्रतिनिधि के तौर पे भारत में जो लोग अग्रणी थे इस मोमेंट को लेकर, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर इनकी बात करें तो ऐसे लोगों को भी उसमें इनवाइट किया जाता था, यानी कि गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन गांधी जी नहीं जा रहे थे। अब जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? 1930 में, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो इस समय भारत में वायसराय थे, कौन? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया, तो उन्होंने 11 सूत्री मांगे रख दी। 11 सूत्री मांगे रख दी, जिसमें उन्होंने डिमांड किया, जो खास पॉइंट्स थे कि कृषि कर में कमी की जाए, तंबाकू पर रोक लगाया जाए, नमक पर जो टैक्स लिया जा रहा है उसको कम किया जाए, शराब पर बंदी की जाए, पूर्ण बंदी की जाए। ये इस तरीके से 11 सूत्री मांगे थी। किसकी? गांधी जी की। अब गांधी जी को इरविन ने क्या किया? प्रॉमिस किया कि हाँ आपकी ये बातें मान ली जाएंगी, और इसलिए फिर 1931 के जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। किसके किसके साथ? सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय के साथ। लेकिन जब वो वहां पर गए तब इन मांगों को क्या कर दिया गया? जिस तरीके से बोला गया था उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमने तो घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन उत्तर में पत्थर मिले। बल्कि और भी कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट की गई जो कि गांधी जी ने सोची भी नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट फिर किस लिए आया था? गांधी जी का। तो आप समझ सकते हैं कि उन 11 सूत्री मांगों के बदले में जो चीजें उन्हें बताई गई, यानी कि लोगों को सांप्रदायिक तौर पे और बांटने की कोशिश की गई, यानी कि पृथक निर्वाचन की मांग की गई कि इनके हरिजन समाज के लिए अलग। और ऑलरेडी आपको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, और 1909 में जो वो भी एक सेपरेट इलेक्टोरल के लिए जो डिमांड कर रहे थे, यानी कि उनका भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए, वो भी स्वीकार कर लिया गया था। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गांधी जी का आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम, ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे और अभी भी सुनते हैं। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय होम, यानी कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही कहें कि बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे स्टैटिक जीके के पार्ट में, जब भी फेमस स्लोगन की बात होती है। ए शिवराम राजगुरु, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर डी रास बिहारी बोस, या फिर ई नन ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाल से। और इनकी जो एक फेमस पुस्तक है वहीं से ये लिया गया है, वंदे मातरम। कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ। कौन सी? आनंद मठ। और वंदे मातरम हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, यानी कि राष्ट्रीय गीत है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या है। तो अगर नेशनल सॉन्ग की बात हो तो वंदे मातरम, और नेशनल एंथम की बात हो यानी राष्ट्रगान की बात हो तो जनगण मन। और वो किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हालांकि दोनों ही बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही फेमस स्लोगन है आपका, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इज अ फेमस स्लोगन गिवन बाय whom? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मोहम्मद इकबाल, डी मदन लाल ढींगरा एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो खड़ी बोली हिंदी का जनक कहते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, इसीलिए भारतेंदु युग भी है। अगर हम अपने गद्य का इतिहास देखें तो उसमें एक भारतेंदु युग भी हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आधुनिक खड़ी बोली जो है, आधुनिक खड़ी बोली जो हिंदी है उसका जनक किसको कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आपने देखा भी होगा इन्होंने अपनी भाषा को लेकर काफ़ी रचनाएं भी की हैं, जैसे उसमें से एक सबसे पॉपुलर है निज भाषा उन्नति। निज भाषा यानी अपनी भाषा की उन्नति, उसकी प्रोग्रेस के लिए हमें काम करना चाहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है वो भाषाओं के ऊपर अपनी जो हिंदी भाषा है उसको लेकर कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। तो उनमें से एक इनका जो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है या फेमस स्लोगन है वो क्या है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने अभी भी हम लोग गाते हैं और आपने सुना भी होगा, बहुत सारे गाने भी बन चुके हैं इसके ऊपर कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इज कंपोज्ड बाय, ये किसने लिखा है या फिर किसके द्वारा ये रचित है? ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी मोहम्मद इकबाल, डी राम प्रसाद बिस्मिल एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये रचित है आपका किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल। हालांकि पार्टीशन के बाद ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट आपका? साम्राज्यवाद यानी कि कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है? जहां पर आपकी खुद का देश नहीं है लेकिन आप कहीं और जाके उसके ऊपर अधिकार करके और रूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रूल। तो जिस देश में आप रूल करते हैं वहां पे कैसा रूल वो कहलाता है? कॉलोनियल रूल, यानी कि उपनिवेश बनाना। उपनिवेश का मतलब कि आपका जो ओरिजिन है वो कहीं और है, आपकी जो अपनी खुद की कंट्री है, खुद का देश है वो कहीं और है, लेकिन आपने कहीं और कब्जा कर रखा है और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ के लोगों के ऊपर कौन रूल कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेश बनाना, यानी कि कॉलोनियल रूल का चलना, या फिर कहें अपनी एक कॉलोनियल शब्द जो है वो कॉलोनी से बना है, यानी कि एक तरीके से अपने लोगों के द्वारा आपने क्या कर रखा है? एक कुछ पर्टिकुलर एरिया या पूरा एरिया ही कवर कर रखा है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसका एक फेमस स्लोगन है? इट इज अ फेमस स्टेटमेंट ऑफ whom? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भगत सिंह एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि कोई और ही है। तो इसका राइट आंसर है आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। अब इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जो मेन रूट था या कहें कि जो मेन जड़ थी, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं, उस समय पूरे विश्व में एक
ऐसा सिनेरियो चल रहा था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, अगर बात करें ऑस्ट्रिया की, इंग्लैंड, ग्रीस, इन सब के अंदर एक भावना आ गई थी किस चीज़ को लेकर, कि हर कोई कॉलोनियल रूल चाहता था। यानी कि जो छोटे ऐसे देश हैं या कहीं कि जो ज़्यादा संपन्न नहीं थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थे, उनके ऊपर रूल करना चाह रहे थे। अपने कहीं कि अपनी जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से उनके पास काफ़ी वेपन्स थे, कहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक पूरी दुनिया भर में एक कहें कि ट्रेंड सा चल रहा था कि हर देश अपने उपनिवेशों को बढ़ाना चाहता था, कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश हों, जिससे कि उस देश की अर्निंग या कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन करके अपने देश में का डेवलपमेंट किया जा सके। तो जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी आपकी, साम्राज्यवाद ही। इसीलिए भगत सिंह का फेमस स्लोगन क्या था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, देश की पूजा ही राम की पूजा है। इट इज अ फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय होम, यानी देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह एक किसका प्रसिद्ध कथन है या फिर फेमस स्टेटमेंट है। ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मदन मोहन मालवीय, डी मदन लाल ढींगरा एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मदन लाल ढींगरा। देश की पूजा ही राम की पूजा है। अब ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो लोग जो ज़्यादा कहें कि अगर भारत के लोगों में एक ट्रेंड सा था कि अगर किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाए, यानी धार्मिक तौर पे देखा जाए, तो लोग उससे ज़्यादा जुड़ाव या लगाव महसूस करते थे, यानी कि उससे ज़्यादा कनेक्शन हो पाता था। तो इसलिए भी इनका एक स्टेटमेंट था कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने भगवान को मानते हैं या राम जी की पूजा करते हैं, तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके, हर एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट था? मदन लाल ढींगरा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा वॉज अ फेमस स्लोगन गिवन बाय होम, किसने दिया था ये प्रसिद्ध नारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा? ए श्यामलाल गुप्ता, बी खुदीराम बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी चितरंजन दास एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता, और इनके नाम पर टिकट भी है भारतीय डाक में, श्यामलाल गुप्ता जी। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी पैट्रियोटिक ओकेजन्स होते हैं या कहीं जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक रिपब्लिक डे या फिर आपका इंडिपेंडेंस डे, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये सॉन्ग गाया जाता है। तो ये गाना लिखा किसने था? श्यामलाल गुप्ता जी ने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। अब ये स्टेटमेंट जो है आपका कभी कभी इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, जैसे कि कर मत दो। अब इसको कहीं कहीं आप देखेंगे एग्जाम में कैसे पूछता है, डोंट गिव टैक्स, डोंट गिव टैक्स। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर हिंदी में आता है स्टेटमेंट कि डोंट कर मत दो और इंग्लिश में आता है डोंट गिव टैक्स, तो एक ही व्यक्ति का ही स्टेटमेंट है। ये किसका फेमस स्टेटमेंट है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कर मत दो ये नारा जो बेसिकली है वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये नारा कब दिया था? 1928 में।
बारदौली के सत्याग्रह में। बारदौली कहाँ है आपके? गुजरात में, ठीक है। तो जब 1928 में बारदौली का सत्याग्रह हुआ, जिसमें जो कहीं जो मुख्य जो प्रस्ताव था या मुख्य मांग थी या जो मेन डिमांड थी वो ये था, जो कृषि कर को 50% तक कर दिया गया था, उसको आधा करने के लिए सरदार पटेल जी ने बारदौली का सत्याग्रह किया था। और उसी में उनका जो एक स्टेटमेंट कहें या फिर स्लोगन कहें जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो था डोंट गिव टैक्स, टैक्स मत दो। और यही कारण है जब इसमें इनको सफलता मिली बारदौली के सत्याग्रह से, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था या जो वायसराय थे उनको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, कृषि कर को वापस से आधा किया गया। और फिर वहीं की महिलाओं ने ही, पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल ही था, लेकिन जो सरदार की उपाधि है वो बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने ही इस सत्याग्रह की सफलता पर इन्हें दिया था। बाकी अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो ये हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर भी हैं, यानी पहले गृह मंत्री, हमारे देश के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी पहले उप प्रधानमंत्री भी। बाकी इनका जन्म दिवस होता है आपके 31 अक्टूबर को। अभी हाल ही में एक नया दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है इनके बर्थडे के दिन, यानी 31 अक्टूबर को। कौन सा? नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। बाकी इनके नाम पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम भी है, विच इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो भारत की, और चाहे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इनके नाम पे है। अहमदाबाद का आपका एयरपोर्ट भी इनके नाम पे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, अभी तक की जो कंप्लीट अगर कहा जाए तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 182 मीटर्स की स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी इन्हीं की है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? आपके गुजरात में, ठीक है। अब देखते हैं, और इन्हें एक जो फेमस इनका जो टाइटल है वो क्या है? आयरन मैन, यानी कि लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अच्छा, लौह पुरुष के नाम से इन्हें क्यों जानते हैं? बेसिकली जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया माउंटबेटन प्लान के तहत, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो कहीं की राजघराने थे या प्रांत थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे गुजरात का जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, निज़ाम का वो हैदराबाद, असम, ये सारी जितने प्रोविंसेस थे जो सेपरेट होना चाह रहे थे भारत को, इनको भारत में अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी मेहनत से वापस से जोड़ने का काम इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है आपका, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, इज अ फेमस स्लोगन गिवन बाय whom? खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, यह किसके द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. राम प्रसाद बिस्मिल, सी. भगत सिंह, डी. अशफाकुल्ला खां, ई. नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका अशफाकुल्ला खां। क्या नाम है? अशफाकुल्ला खां। तो जहाँ पे भी आपको ये स्टेटमेंट दिखाई दे तो आप तुरंत लगाइए अशफाकुल्ला खां, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के बारे में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब भी कभी समझने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है। पूर्ण स्वराज इज अ फेमस स्लोगन गिवन बाय whom? पूर्ण स्वराज किसका एक प्रसिद्ध नारा है? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. जयप्रकाश नारायण, डी. सुभाष चंद्र बोस एंड ई. नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करें तो बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
अब ये जो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब है कि हमें किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, यानी किसी का इंटरप्शन या कहीं इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भारत का ही अपना संविधान हो, भारत का ही अपना प्रमुख हो, जो भी देश का प्रमुख हो वो भारत का ही हो, भारत अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाए और भारत के लोगों के लिए भारत के लोग ही क्या करें, जो भी नए नियम कानून बनाने हैं वो करें। हमें किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यानी हम पूर्ण तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपना खुद की संप्रभुता चाहते हैं, सोवर्निटी। तो ये लाहौर के अधिवेशन में 1929 में आईएनसी का अधिवेशन होता था हर साल, ठीक है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार ये डिमांड सामने आई थी पूर्ण स्वराज की, यानी कि अब हम इसमें कुछ टाल मटोल वाली चीज़ नहीं चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ आप लोग करेंगे, ये चीज़ ब्रिटिश वाले करेंगे, ये वायसराय का पद होगा, फिर ये ब्रिटिश क्राउन से ये तय होगा, ऐसा कुछ नहीं। पहली बार जो डिमांड आई वो 1929 में आई। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया या ये स्लोगन दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए लेकिन पूर्ण, यानी कि पूरी तरीके से किसी के भी विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, और अदर पार्टी। अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखा आपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये स्लोगन आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया, वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ incarnate itself in 1,000 lives, incarnate itself in 1,000 lives, was said by whom? ये किसके द्वारा कहा गया था? एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1,000 जीवन में खुद को उतार लेगा या खुद को अवतरित कर लेगा। ये किसके द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा है या फिर कथन है? इट इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय whom, यानी कि किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक एंड ई नन ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अब इसका मतलब क्या है? इसमें काफ़ी डीप मैसेज है आपके लिए कि हो सकता है कि कोई नया विचार लेकर आए या फिर जो देश के हित में हो वो विचार लेकर आए, लेकिन हो सकता है कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से या फिर कहें कि अपने कुछ व्यक्तिगत हितों की वजह से हो सकता है वो विचार औरों को पसंद ना आए और उसकी वजह से उसका विरोध हो, और उस विरोध के चलते हो सकता है कि उसको अपने लाइफ तक या सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, या फिर हो सकता है उसे अपने कुछ और तरीके से उसे हानि पहुंच सकती है। लेकिन अगर विचार सामने आया है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ही वह विचार स्वयं ही और भी 1,000 लोगों की लाइफ में खुद अपने आप ही स्वयं क्या करेगा? अवतरित हो जाएगा। यानी कि विचारों का आना ज़रूरी है, क्योंकि एक विचार के लिए हो सकता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो, लेकिन वो विचार तो आगे चलता रहेगा ना। तो ऐसा ना हो कि वो विचार ही ना आए, वो विचार अपने आप स्वयं जो है वो 1,000 जीवन में खुद को उतार लेगा। तो ये जो फेमस स्लोगन है, इट इज़ गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, यानी किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस। वैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा और भी प्रसिद्ध नारे हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। एक और आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके से 2-3 और भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो शायद आपने बहुत कई बार रिपीटेड हैं, आपको पता होंगे, लेकिन जो इसके पहले वाला था उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था किसके बारे में? पूर्ण स्वराज। अब उसी से मिलता जुलता या कहें थोड़ा सिमिलर ही है आपका
क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति इज अ फेमस स्लोगन ऑफ, जो संपूर्ण क्रांति है वो किसका एक प्रसिद्ध नारा है? ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर ई नन ऑफ दी अबव। संपूर्ण क्रांति किसका एक फेमस नारा है? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो है आपका जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी का प्रसिद्ध नारा है। अब इसका क्या मतलब है? वही चीज है, संपूर्ण क्रांति वहां पे क्या था? पूर्ण स्वराज, और यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का मतलब है कि जो विचार चल रहे थे उसके साथ साथ जो आपस में भी काफी कहें कि मतभेद थे विचारों में। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी लीडर्स में भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे लीडर्स एक ही मत के थे, यानी सबको एक ही जैसा सारी चीजें सबकी सही लगती थी। तो इन्होंने क्या बोला था? संपूर्ण क्रांति, यानी कि हमें पूरी तरीके से जब पूरा एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के नाम पे कौन सा एयरपोर्ट है? कहाँ का एयरपोर्ट है? तो आपके पटना का, बिहार के पटना का जो आपका एयरपोर्ट है वो किसके नाम पे है? जयप्रकाश नारायण के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में आपका कि कौन सा एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण के नाम पे है? तो बिहार के पटना का जो एयरपोर्ट है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अ पॉपुलर स्लोगन गिवन बाय whom? ये आपने बचपन से सुना होगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे या मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका एक प्रसिद्ध नारा है? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी राम सिंह कूका, डी बाल गंगाधर तिलक, एंड ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का ये फेमस स्लोगन है। बाकी बाल गंगाधर तिलक किससे बिलोंग करते थे? एक मिलिटेंट पार्टी से, यानी जैसे आपने सुना होगा दो दलों में बटा हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक गरम दल और एक नरम दल, या फिर कहें कि एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उदारवादी में जैसे गांधी जी, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, गोविंद राणा डे, ये सब आते थे। और जो गरम दल था उसमें बेसिकली 3 लोग थे, लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को काफ़ी उग्र प्रवृत्ति का माना जाता था, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और कहा जाए जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया वो इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया सबसे पहले, गांधी जी के साउथ अफ्रीका से लौटने से पहले। ठीक है, बाकी इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है गीता रहस्य, गीता रहस्य, जिसके बारे में गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर सर्वप्रथम किसी ने गीता का संदेश दिया था तो वो श्री कृष्ण ने, और उस संदेश को किसी ने पहली बार अगर समझाया है तो वो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में। और आपको बता दें ये जो गीता रहस्य पुस्तक थी, इन्होंने बर्मा की जो मांडले जेल में जब अंग्रेज़ों ने इन्हें सज़ा दे दी थी, क्योंकि अपने इनके जो 2 फेमस अखबार आते थे, एक केसरी और एक मराठी। ठीक है, तो केसरी जो था वो मराठी में आता था और मराठी जो था वो अंग्रेज़ी में आता था। तो अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये अक्सर टिप्पणियाँ लिखा करते थे, या कहें कि एक इनडायरेक्ट अटैक रहता था ब्रिटिश रूल पर। इस वजह से इन्हें बर्मा की जो मांडले जेल थी वहाँ भेज दिया था और वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एंड बहुत ही फेमस भी है। क्या है आपका? डू और डाई। डू और डाई का मतलब करो या मरो। तो डू और डाई इज अ फेमस स्लोगन गिवन बाय whom? करो या मरो का नारा
किसके द्वारा दिया गया था ये प्रसिद्ध नारा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक एंड ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये नारा कब आया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, यानी कि ऑन 8 अगस्त 1942। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और ये इस आंदोलन के समय ही क्रिप्स मिशन आया, जिसमें आपने देखा कि अभी हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस भी किया था कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो एक ऐसे बैंक का चेक है जो कि टूटने वाला है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई गांधी जी को भी, पूरी आईएनसी को भी, कि काफ़ी उम्मीदें थी कि अब जाके कहीं भारत स्वतंत्र हो जाएगा या भारत के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा, ड्राफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस फिर से लाए गए जिसकी वजह से पूरी तरीके से कहें कि डिसअपॉइंटमेंट थी। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर अब नहीं करेंगे तो फिर हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। और इसी के रूप में ही उनका एक स्लोगन काफ़ी फेमस हुआ कि करो या मरो, यानी कि अब जो है या तो करना है या तो मरना है, यानी कि पूरी तरीके से आंदोलन चला देना है। और यही रीज़न था कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में फिर हमें माउंटबेटन प्लान के तहत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हम हो गए, पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र कर दिए गए। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। ये आपने गाना भी सुना होगा और ये देशभक्ति सॉन्ग्स में काफ़ी पॉपुलर भी है आपका। क्या है स्लोगन आपका? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अ पैट्रियोटिक पोएम इज रिटन बाय whom, यानी किसका ये फेमस स्लोगन है या किसने ये लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखी गई कविता है? ए बेगम हजरत महल, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी बिपिन चंद्र पाल, डी राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ई नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि कोई और ही। तो इसका राइट आंसर क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। और अभी ये काफ़ी चर्चा में भी थे। क्यों थे? काकोरी कांड को लेकर, क्योंकि काकोरी कांड का नाम अब बदल दिया गया है। काकोरी षड्यंत्र या कांड की जगह अब काकोरी एक्शन नाम से उसे जाना जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल ही उसमें प्रमुख थे। काकोरी जो लखनऊ का आउटर एरिया पड़ता है, 1925 में पहली बार अंग्रेज़ों की कोई ट्रेन में, एक तरीके से उसे लूटपाट नहीं बोलेंगे, जो वेपन्स को ख़रीदने के लिए 5,000 रुपये से भरा हुआ एक संदूक था और उस ट्रेन में एक तरीके से कहें कि रॉबरी की गई। इसमें अकेले राम प्रसाद बिस्मिल ही नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू एंड रोशन सिंह और आपके राम प्रसाद बिस्मिल के ही नेतृत्व में हुआ था। हालांकि उसके बाद इन्हें इसकी वजह से फांसी पर भी चढ़ाया गया। ठीक है, और काकोरी कांड की वजह से 1925 के। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया ये फेमस स्लोगन था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कुछ इसी तरीके से आपको भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहाँ पे सरफरोशी का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, कुछ भी हो, आपको कितना भी बुलाए, आपको क्या करना है? सारी की सारी चीज़ें सेक्रीफाइस। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।